राजनीतिक गलियारों में आजकल बस एक ही चर्चा चल रही है, वो है मिशन 2024। ये मिशन कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज बिहार के पटना में विपक्ष की एक महाबैठक का आयोजन किया गया। इस महाबैठक में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि विपक्ष के 15 दल शामिल हुए। कई घंटों तक चली बैठक के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर मिशन 2024 को लेकर विपक्ष ने क्या रणनीति तैयार की, जिससे वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने निकले विपक्षी दलों की फिलहाल सियासी ताकत क्या है और बीजेपी को हराने के लिए वो कैसे एकजुट हो पाएंगे। क्या इस महाबैठक के बाद विपक्ष वाकई में बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार को लड़ाएगा? अगर ऐसा है तो वो कौन सी सीटें हैं जहां पर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी? दरअसल ज्यादातर राज्यों की सीटों पर विपक्ष एक उम्मीदवार उतार सकती है। अगर इन राज्यों पर नजर डाली जाए तो वो राज्य हैं बिहार, जहां 40 सीटें हैं, तो वहीं झारखंड 14, तमिलनाडु 39, कर्नाटक 28, महाराष्ट्र 48, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, राजस्थान 25, उत्तर प्रदेश 80, पश्चिम बंगाल 42, दिल्ली 7, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, गुजरात 26, असम 14। ये वो राज्य हैं जहां विपक्ष 2024 की लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ एक एक उम्मीदवार को लड़ा सकती है। तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। अगर यहां पर विपक्ष की तरफ से दो उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं तो भी फायदा विपक्ष को ही होगा। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के कमजोर संगठन की वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दोनों लड़ेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीत हासिल करे सीट विपक्ष के खाते में ही जाएगी। हालांकि उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दल विपक्ष एकजुटता का हिस्सा नहीं। ऐसे में विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि उड़ीसा में 21, तेलंगाना में 17, तो वहीं आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं जिन पर वहां के क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है। तो वहीं दिल्ली और पंजाब के लिए विपक्ष के दो अलग अलग प्लानों की चर्चा है। दिल्ली की 7 सीटों पर आप और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो, यानी कि आप को 4 और कांग्रेस को 3 सीटों पर लड़ाया जाए। तो वहीं पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस और आप बिना सीटों के तालमेल के लड़े, क्योंकि पंजाब में आप सत्ताधारी दल है और कांग्रेस के 7 सांसद हैं, जहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आप जीतें या कांग्रेस, सियासी फायदा विपक्ष को ही होगा। नीतीश के नेतृत्व में विपक्षी एकजुटता का प्लान यही है कि बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, असम बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ाती है। तो केरल की 20 सीटों को मिलाकर कुल 448 सीटों पर बीजेपी को सीधी टक्कर दी जा सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जिन क्षेत्रीय दलों को नीतीश एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, उनकी सियासी ताकत क्या है? विपक्षी एकता में शामिल हुए राजनीतिक दलों की ताकत को देखें तो यूपी से लेकर तमिलनाडु तक करीब 10 राज्यों तक है। विपक्षी खेमे में खड़ी सपा के आधार यूपी में है, जहाँ 80 लोकसभा सीटें आती है। तो वहीं एनसीपी शिवसेना का आधार महाराष्ट्र में है, जहां 48 लोकसभा सीट हैं। ऐसे ही डीएम के प्रभाव वाले तमिलनाडु में 42 सीट, टीएमसी के प्रभाव वाले पश्चिम बंगाल में 42, जेएमएम के गढ़ झारखंड में 14 और आम आदमी पार्टी के प्रभाव वाले दिल्ली में 7 और पंजाब में 13 लोकसभा सीट आती हैं। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी के असर वाले केरल में 20 संसदीय सीट आती हैं। हालांकि केरल में कांग्रेस का सीधा मुकाबला लेफ्ट पार्टी से है। बाकी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा ताकत रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का कोई असर नहीं है। केरल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों की 38 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से रहा है। कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला जिन राज्यों में है, उन्हीं सीटों को देखें तो कांग्रेस के सियासी असर वाली सीटें गुजरात में 26, राजस्थान में 25, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29, असम में 14, हरियाणा में 11, उत्तराखंड में 5, हिमाचल में 4, गोवा में 2, मणिपुर में 2, अरुणाचल में 2 सीटें आती हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार में 1-1 सीट आती हैं। इन पर कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में है। यही नहीं, कांग्रेस का प्रभाव उन राज्यों में भी है जहाँ क्षेत्रीय दल अपना गढ़ मानते हैं। महाराष्ट्र की 14 सीटें, पंजाब की 13 में से 6 सीटें, बिहार की 44 में से 6, तमिलनाडु में 4, उत्तर प्रदेश में 7, दिल्ली में 5, बंगाल की 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता है। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 2014 के चुनाव में 464 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस पिछले चुनाव में 52 सीटें जीतने में सफल रही, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उसे केरल से मिली थी। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों को साल 2019 के चुनाव में
97 सीटें आई थी। सपा बसपा आरएलडी मिलकर यूपी में चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद 15 सीटें ही जीत सकी थी। सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें मिली थी। सपा ने उनमें से सभी 2 सीटें गंवा दी हैं और उनके पास महज 3 सीटें ही बची हैं। तो वहीं बसपा विपक्षी एकजुटता को खुद को दूर रखे हुए है। तो वहीं बिहार में जेडीयू 16 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी 5 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जिनमें से 7 सांसद ही बचे। डीएमके और तमिलनाडु में 24 सीटें मिली थी, जबकि लेफ्ट पार्टियों को देखें तो सीपीएम को 2 और सीपीआई 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। जेएमएम 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस तरह से विपक्षी दलों के पास फिलहाल 86 सीटें ही बची हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों की सियासी ताकत को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जाए। इसके लिए विपक्ष इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 फाइट हो, जिसके लिए 448 सीटों पर विपक्ष संयुक्त रूप से एक कैंडिडेट उतारना चाहता है। तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे कम से कम 300 सीटों पर वो चुनाव लड़े, जबकि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस 250 सीट पर ही चुनाव लड़े। ऐसे में विपक्ष के सामने विपक्षी एकजुटता के साथ ही बड़ी चुनौती सीटों के तालमेल को लेकर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।